जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है आदर्श आचार संहिता। यदि आदर्श आचार संहिता की बात करें तो आचरण में संयम, इसी का नाम है आचार संहिता। आचरण में संयम हो, यह आचरण में संयम जो शब्द है यह किसके लिए है? ये दो के लिए आता है। एक तो हो गया राजनीतिक दल, जिसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल या राज्य स्तरीय राजनीतिक दल कहते हैं, और दूसरा होते चुनाव मैदान में जो उम्मीदवार होते हैं वो उनके लिए होता है। तो चलिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या क्वेश्चन आज के पैटर्न में किस ढंग से पूछे जाते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद से आदर्श आचार संहिता के सभी बातों को देखा जाएगा। मेन टॉपिक आप ध्यान रखिएगा कि आपका मेन टॉपिक है आदर्श आचार संहिता क्या है, इसी को समझना है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव की जरूरतों का उल्लेख करते हुए बताइए कि आदर्श आचार संहिता इस दिशा में कितना सहायक सिद्ध हुआ। और ये भी क्वेश्चन कर रहा है कि और इसे बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा करें, इसमें क्या कुछ सुधार किया जा सकता है। यदि बात करते हैं आदर्श आचार संहिता का तो इसमें 4-5 टॉपिक निकलते हैं। सबसे पहला टॉपिक निकलता है कि आदर्श आचार संहिता क्या है। दूसरा बात ये उठती है कि आदर्श आचार संहिता की आवश्यकता क्यों हुई, आखिर क्या ऐसा कारण हुआ कि आदर्श आचार संहिता को लाने की बातें हुई। तीसरी बात ये उठती है कि आदर्श आचार संहिता की विशेषता क्या क्या है, इसकी अच्छाई बुराई विशेषता, आखिर आदर्श आचार संहिता लागू होने से किस ढंग से चुनावी व्यवस्था में सुधार होने की संभावना है। इसके अलावा है कि यदि अच्छा आदर्श आचार संहिता लागू होते हैं तो भारत का सबसे बड़ा न्यायपालिका जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके विषय में क्या सोचता है, जो विवादें होती है या हुई है इसके विषय में सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण क्या है। और इसके अलावा 2 पॉइंट और है कि जैसे कि कह सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता में आज के डेट में सब के सब लोग डिजिटलीकरण से जुड़ चुका है। तो डिजिटलीकरण के माध्यम से आदर्श आचार संहिता को अपनाने के लिए चुनाव आयोग किस तरह से किस ऐप के माध्यम से जुड़ा है, वह ऐप किस रूप से काम करता है। सबसे बड़ी बात डिजिटलीकरण में एक बात लेके आया है कि कौन ऐप से जुड़ा है, वह ऐप की खासियत क्या है, और अंतिम में बस केवल इसी को बता देना है कि इसे बेहतर बनाने के उपाय कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी चीजें होती है तो उसमें सुधार जो होता है, जब तक जन जागरूकता नहीं होगी तब तक सुधार नहीं होगा, चाहे कितना भी प्रयास कर लिया जाए। आप जिस चीज के लिए वोट देते हैं वो चीज आपको कमोबेश मिलता है, चाहे वो सामाजिक न्याय के लिए वोट दिए हो या रोड सड़क के लिए वोट दिए हो या 5 किलो अनाज के लिए वोट दिए हो, जो दिए हो वो मिला है। तो मान लीजिए कि जब तक जन जागरूकता नहीं होगी कि लोग अगर पैसे पर वोट बेचेंगे, जाति के नाम पर वोट देंगे, तो इससे विकास होने वाला नहीं है। तो इसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा किया जाएगा। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक लेकर के जो मैंने क्वेश्चन उठाया, प्रश्न उठाया, उसके एक एक टॉपिक को शुरू करते हैं। इसके पहले सबसे पहले हम आपके साथ आ रहे हैं कि अगस्ता जीएस एकेडमी जो है आपके लिए कुछ दिवाली ऑफर, छठ पूजा ऑफर, जो ऑफर कह सकते हैं वो ऑफर आप कह सकते हैं, कह लीजिए। उसके लिए एक प्रज्ञान बैच है जिसका फी था 2,999 रुपया, जिसमें कि अप्रोक्स 50% डिस्काउंट कर दिया गया 1,499 रुपया में। 50% डिस्काउंट के साथ ये बैच है। ये 50% डिस्काउंट कब से कब तक मिलेगा? 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में। तो टाइम को ध्यान रखिएगा, ऑफर का फायदा लेना ना भूलिएगा। और जो भी क्लास है उस क्लास को आप लोग कर ही रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, उसको अपने दोस्तों के बीच बताइए कि क्लास का क्या इम्पैक्ट है, क्लास कैसा जा रहा है। इस पर कमेंट भी करके आप बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑफर्स आए हैं। ये ऑफर है दिवाली ऑफर में जो है आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ाएंगे,
ये मुकेश सर पढ़ाएंगे, मुकेश तिवारी सर, देखिए यहाँ पर हट जा रहे हैं, यहाँ पर यहीं पढ़ाएंगे। ये जो था 900 रुपया का बैच यानी 899 का, ये लगभग 500 रुपया में यानी 499 में मिलेगा। अब देखिएगा ये भी ऑफर का टाइम वही है 15 से 20, यानी मिला जुला के ऐसा कह सकते हैं कि ऑफर जारी है, इसको देख सकते हैं। हर जगह डिस्काउंट होता है, हर जगह दिवाली ऑफर होता है, हर जगह सेल धमाका हो रहा है, तो एकेडमी भी सोचा कि क्यों नहीं हम इसको लागू करें आपके लिए। दूसरा चीज है कि साइंस एंड टेक का जो बैच है ये आपको 799 का था। इसमें भी विकास सर जो इसका क्लास देते हैं आपके सामने है, इनका तमाम वीडियो आप लोग देखे ही होंगे, क्योंकि वीडियो मुकेश सर और विकास सर ही सबसे ज़्यादा देते हैं, हम तो बहुत कम अभी वीडियो दे रहे हैं, जब बैच चालू होगा तब आएंगे। तो इनका भी देखिएगा वही कंडीशन है कि 800 का बैच जो है 399 में देखने को मिलता है। उसके बाद से देखिएगा कि एक जो पीटी लेवल का बैच है, बीपीएससी पीटी कह लीजिए, एडीओ कह लीजिए, इसमें जो साइंस का बैच है, फिजिक्स का देंगे, ये 499 का बैच है, 249 रुपया, 250 रुपया का बैच है। तो आपको अगर इन सभी बैचों को देखना है तो सिंपल भाषा में गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अगस्ता जीएस एकेडमी को, और बैच को परचेज करके और इतना मेहनत से पढ़िए, इतना मेहनत से पढ़िए कि रिजल्ट हो जाए। इसके अलावा जो सर का बैच है, मुकेश सर का बैच है, 72वीं बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स लेके आए हैं, इनके लिए भी हिस्ट्री जो है ये पढ़ाएंगे मात्र 400 रुपया में प्रीलिम्स वाला। तो यही बैच का आपका ऐड भी रहा। अब चलते हैं सीधे, हम लोग क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं, और जो जो चीज़ें पढ़ानी है उस चीज़ों पर हम आपको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया भी है कि सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया है कि आदर्श आचार संहिता। तो यहाँ पर एक सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, चलिए मार्कर को ले लिया जाए। सबसे पहला पॉइंट है कि आदर्श आचार संहिता क्या है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर बनता है कि आदर्श आचार संहिता क्या है। तो भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देशों में मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव कराने एक बहुत बड़ी जवाबदेही होती है, बहुत बड़ी चुनाव होता है। यहाँ पर जितने राजनीतिक दल होते हैं, जितने उम्मीदवार होते हैं, वे सब के सब उम्मीदवार, वे सब के सब राजनीतिक दल और वोटर्स मिलकर के लोकतंत्र के महापर्व को मनाते हैं। उस लोकतंत्र के महापर्व का नाम क्या होता है? चुनाव होता है। लोकतंत्र का महापर्व क्या है? चुनाव है। ये लोकतंत्र के महापर्व जो चुनाव है, यह चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो टोटल राजनीतिक दल भाग लेते हैं, इसमें वोटर्स भाग लेते हैं, और इसके अलावा जो चुनावी मैदान में खड़े राजनीतिक दल होते हैं, ये लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर चुनाव की आपाधापी में राजनीतिक दल, उसके बाद से जो राजनीतिक दल के अलावा जो चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवार है, ये लोग चुनाव जीतने के लिए विभिन्न तरह के अपने हथकंडे अपनाते हैं। चुनाव जीतने के लिए विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इन हथकंडों में अपना देखने को मिलता है कि कोई धन बल, कोई बाहुबल, कोई तमाम तरह की व्यवस्थाएं करता है, जनता को प्रलोभन करने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं करता है। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं अपनी मैनिफेस्टो जारी करते हैं। मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं। तो चुनावी घोषणा पत्र में ये बात कही जाती है, चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं यह काम करूंगा, मैं वह काम करूंगा। इस तरह से जनता के तमाम मतलब कि जनता के वो तमाम लुभावने प्रलोभन दिए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है चुनाव आयोग के सामने कि सबको जनता के बीच में, चाहे वह राजनीतिक दल हो या निर्दलीय कोई एक उम्मीदवार हो, सबको जनता के बीच में जाने का एक बराबर मौका मिले, सबको अपने अपने बात को जनता के बीच में रखने का एक बराबर मौका मिले। तो इसके लिए आचार संहिता जो होता है ना, ये बहुत हद तक इसको तो
बराबर मौका की बातें ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पूरा दे ही दे रहा है, लेकिन बहुत हद तक इसको कारगर साबित कर रहा है कि कम से कम धन बल बाहुबल के प्रयास को न कम करने का दिशा में एक सार्थक कदम तो जरूर रहा है। इसके अलावे यदि चर्चा करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि आदर्श आचार संहिता आखिर कब से चालू होगा। मैंने शुरुआत में बताया था कि आदर्श मतलब कि यह किसका आचरण होना चाहिए। आदर्श मतलब कि इसका आचरण होता है, उसका आचार विचार होता है, चुनाव के लिए जो नियम होते हैं। तो ये जो चुनाव के लिए नियम होते हैं ये कोई नियम नहीं है, राजनीतिक पार्टियों के आपसी सहमति से एक निर्णय किया गया व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि कोई संविधान द्वारा संसद द्वारा एक्ट पास कर दिया गया। ये बात को अभी एकदम लिख लीजिए कि आदर्श आचार संहिता कोई ऐसा नहीं है कि जो संसद द्वारा पारित नियम है, राजनीतिक दलों के सहमति से बना एक कार्यक्रम है जिसका नाम है आदर्श आचार संहिता। तो यहां पर क्या होता है कि आदर्श आचार संहिता में एक चीज और देखने को मिलता है कि जो सत्तारूढ़ रूलिंग पार्टी है वो कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग न करे। किसका? प्रशासन का दुरुपयोग न करे, शक्ति का दुरुपयोग न करे। इसके अलावे सरकारी खर्चों पर कोई विज्ञापन न दे। इस तरह की तमाम जो व्यवस्थाएं होती है दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे लाया जाता है जिसका नाम है आदर्श आचार संहिता। एक बात को जान लीजिएगा कि यह कोई कानून नहीं है। इस बात को एकदम लिख देते हैं कि यह कोई कानून नहीं है, यह कोई कानून नहीं है। आप जानते हैं कि कोई भी कानून होते हैं तो संसद कानून नहीं है, संसद द्वारा पास होने के बाद ही कोई भी नियम कानून बनते हैं। लेकिन एक बात को जान लीजिएगा कि यह राजनीतिक दलों के आपसी सहमति पर बनी एक व्यवस्था है जिसका नाम है आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता क्या है? तो आंसर आपको मिल गया होगा कि यह कोई कानून नहीं है, राजनीतिक दलों के आपसी सहमति पर एक बनी ऐसी व्यवस्था है जिससे राजनीतिक दल निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए अपना सहयोग करते हैं। इसी को आदर्श आचार संहिता कहते हैं। इसमें कोई हमको नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अब आप क्वेश्चन उठा सकते हैं कि सर आदर्श आचार संहिता जो है ये सबसे पहले कहां देखने को मिली? तो सबसे पहले आदर्श आचार संहिता 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में देखने को मिली। उसके बाद 1962 में यह लोकसभा चुनाव में देखने को मिली और 1967 में पहली बार 1967 में पहली बार यह क्या हुआ कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में देखने को मिली। लोकसभा प्लस विधानसभा के चुनाव में देखने को मिली। अब आदर्श आचार संहिता के विषय में और आगे बढ़ेंगे। यहां तक तो हमको नहीं डाउट लग रहा है कि आदर्श आचार संहिता क्या है। तो इसके विषय में आप समझ लीजिए कि धन बल बाहुबल इत्यादि बल को रोकने के लिए तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, पारदर्शी चुनाव कराने के लिए, बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए, तमाम व्यवस्थाओं को रोकने के लिए एक राजनीतिक दलों द्वारा आपस में सहमति बनाया हुआ व्यवस्था है जिसका नाम है आदर्श आचार संहिता। और इस संहिता के माध्यम से चुनाव आयोग के पास यह पावर है कि यदि इसका कोई उल्लंघन करता है, अपने आदर्श आचरणों में उल्लंघन करता है, तो चुनाव आयोग उन्हें चुनाव लड़ने से भी रोक सकता है। ये बातें आप समझ गए होंगे। अब आ जाइए कि आदर्श आचार संहिता की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगला पॉइंट यही होगा। अगला है कि आदर्श आचार संहिता की जरूरत। आदर्श आचार संहिता की जरूरत तो आप देखते होंगे कि पहले जो था चुनाव में लोग पोस्टर दीवारों पर चिपकाते थे, घर घर पर्चे पहुंचाए जाते थे कि इसका चुनाव सिंबल जो है ना, पॉलिटिकल पार्टीज का चुनावी चिन्ह जो है, चुनाव का सिंबल है, इलेक्शन सिंबल जो है यह है। घर घर पोस्टर पहुंचाए जाते थे। उसके अलावा लाउड स्पीकर के माध्यम से चुनाव प्रचार होते थे। पुराना यही है। जो लोग अगर 90 के दशक का या 90 के दशक से पहले का चुनाव देखा होगा तो
आज जैसा डिजिटलीकरण की व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय पोस्टर चिपकाए जाते थे दीवालों पर। क्या किए जाते थे? पोस्टर चिपकाए जाते थे। इसके अलावा घर घर में पंपलेट पहुंचाए जाते थे, लाउड स्पीकर था वहां पर। मतलब कि अभी ये तो व्यवस्था थी ही, लेकिन धन बल, धन बल, बाहुबल, बाहुबल जिसको अपराधी छवि का व्यक्ति कहा जा सकता है, धनबल और बाहुबल। तो धनबल मतलब पैसे बांट करके वोट लेना, ये परंपरा कोई नई नहीं है। इसीलिए चुनाव आयोग अभी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दिया है कि धनबल में कि आप विधानसभा के चुनाव में 40,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, और लोकसभा के चुनाव में 40,000 नहीं, 40 लाख रुपया होना चाहिए, 40 लाख। और 70 लाख रुपया से लोकसभा के चुनाव में ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो चुनाव 2025 में हो रहा है, तो यहाँ पर 40 लाख रुपया एक उम्मीदवार अपने चुनावी मैदान में खर्च कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में धनबल की बात तो समझिए गए कि शराब दे करके, रुपए पैसे बांट करके, इसको धनबल कहते हैं। और बाहुबल होता है जैसे कि बूथ कैप्चरिंग होता था, 90 के दशक में बहुत देखने को मिलता था, बूथ कैप्चरिंग होते थे। इसके अलावा जो होते थे, बैलेट बॉक्स की लूट हो जाती थी, जिसमें कि आप सुनते होंगे कि यहाँ पर बैलेट में जिन निकलता है, तो बैलेट बॉक्स की लूट होती थी। तो इस सब धनबल और बाहुबल से बचने के लिए आदर्श आचार संहिता की जरूरत पड़ी कि कम से कम जब तक अपना आचरण सही नहीं होगा, तब तक एक कम से कम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरा के पूरा नहीं, लेकिन आदर्श आचार संहिता जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक आपसी सहमति से बनाया गया है, तो यह आशा की किरण तो जरूर सामने आई। इसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत एक तो मैंने बताया कि चुनावी खर्चों पर नियंत्रण की बातें कही गई कि चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, विधानसभा के चुनाव में 40 लाख रुपया से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं आज के परिस्थिति में। फिर चुनाव आयोग इसका लिमिटेशन को बढ़ाएगा तो अलग बात हुआ। लोकसभा के चुनाव में वहीं 70 लाख रुपये से ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आप देख रहे हैं। इसके अलावा यदि बात करते हैं, इसके अलावा बात करते हैं, तो अगर विधानसभा की घोषणा हो जाए या लोकसभा की घोषणा हो जाए, तो चाहे केंद्र स्तर की सरकार हो, दूसरा पॉइंट, पहला तो ये हो गया, एक नंबर पॉइंट। दूसरा हो गया केंद्र सरकार या राज्य सरकार, राज्य सरकार, ये दो स्तर की सरकारें हैं, केंद्र सरकार हो या राज्य स्तर की सरकार हो, ये दोनों सरकारें जो है ना, किसी भी नई परियोजना को नहीं लॉन्च कर सकती है जो लोक लुभावन परियोजना हो। कोई भी नई प्रपोजल को डाल नहीं सकती है जो लोक लुभावन प्रपोजल हो। तो इस तरह से यहां पर ऐसा भी है कि सुप्रीम कोर्ट एक और 1900 हाँ, सुप्रीम कोर्ट एक और सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें निर्णय है। तीसरा पॉइंट में इसमें लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 1994 में एक केस में ऐसा निर्णय दिया कि सरकार ऐसा कोई नीतिगत फैसला नहीं लेता है जो जन लुभावन और लोक लुभावन हो। यानी छोड़िए ना जी, जो कह सकते हैं कि कम चलाऊ सरकारें हैं, जो कम चलाऊ सरकार है, यह कम चलाऊ सरकार कोई नीतियों का नीतिगत निर्णय से बचना चाहिए। ऐसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 1994 में एक केस में ऐसा निर्णय लिया कि काम चलाऊ सरकार, जो अभी चल रहा है बिहार में काम चलाऊ सरकार है, तो काम चलाऊ सरकार नीतिगत फैसले लेने, नीतिगत फैसले लेने पर इसके लिए पाबंदी लगाई गई है कि कोई काम चलाऊ सरकारें जो है ऐसा कोई नीतिगत फैसला नहीं लेगा जो कि लोक लुभावन हो, जिससे कि जनता को प्रलोभित किया जा सके। तो मैंने बताया कि आदर्श आचार संहिता की जरूरत क्यों पड़ी। फिर से इसको रिकैप कर लीजिए। धनबल और बाहुबल को रोकने के लिए, बाहुबल में मैंने बताया था बूथ कैप्चरिंग और बैलेट पेटी का लूट। उसके बाद से केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई नई परियोजना नहीं लॉन्च कर सकता है। और तीसरा बताया कि सुप्रीम कोर्ट 1994 में एक केस में निर्णय दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कम चलाऊ सरकार कोई नीतिगत निर्णय ले सके, क्योंकि विधानसभा कहीं ना कहीं भंग है, तो नीतिगत निर्णय कम चलाऊ सरकार को लेने का कोई हक नहीं बनता है।
अब इसके आगे बात करते हैं। अब अगला पॉइंट है कि आदर्श आचार संहिता की जरूरत क्यों पड़ी। एक मिनट, ये पहले भी है का आदर्श आचार संहिता की जरूरत क्यों पड़ी, तो बता दिए। हाँ, अब अगला पॉइंट बनता है कि आदर्श आचार संहिता की विशेषता। आदर्श आचार संहिता की यदि विशेषता की चर्चा करते हैं तो इसका मेरिट क्या है, आदर्श आचार संहिता की विशेषता क्या है। तो आदर्श आचार संहिता की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह राजनीतिक पार्टी और चुनाव के मैदान में उतरे उम्मीदवार जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए दिशा निर्देश है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि राजनीतिक पार्टी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवार के लिए दिशा निर्देश है। और एक मिनट, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल और चुनाव में उतरे उम्मीदवार और चुनाव में उतरे उम्मीदवार के लिए यह एक दिशा निर्देश है। दिशा निर्देश है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाते हैं, जैसे ही, तो यहाँ पर सरकार जो होते हैं, सरकार पर कई तरह के नियंत्रण हो जाते हैं। रूलिंग पार्टी जो सरकार चला रही है उस पर कई तरह के नियंत्रण हो जाते हैं। जैसे कि इसकी आचार संहिता की विशेषता है कि जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाते हैं तो जितने सरकारी राज्य स्तरीय कर्मचारी होते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, वह राज्य सरकार के अधीन न काम करके किसके अधीन काम करता है जी, चुनाव आयोग के अधीन काम करता है। चाहे राज्य स्तरीय जितने भी कर्मचारी है, कर्मचारी लिखते रहे, स्टाफ, जितने भी कर्मचारी है या अधिकारी है, इन पर जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी करना होगा ना, यह अब राज्य सरकार नहीं करेगा। कर्मचारियों पर नियंत्रण किसका हो जाएगा, चुनाव आयोग का हो जाएगा। किसका हो जाएगा जी, चुनाव आयोग का हो जाएगा। कर्मचारियों, चुनाव आयोग का निर्णय हो जाएगा, कोई दिक्कत। जितने भी कर्मचारी अधिकारी है उन पर निर्णय किसका हो जाएगा, पूरे के पूरे चुनाव आयोग का अधीन हो जाएगा। इसके अलावा जो रूलिंग पार्टियां होगी ये किसी तरह के सरकारी मशीनरी का सुविधा नहीं लेंगी। ये भी बात है, जो रूलिंग पार्टी होंगी सरकारी मशीनरी का सुविधा नहीं लेंगी। जो माने तथाकथित सरकारें हैं या कम चलाऊ, जिसको सरकार मैंने वर्ड दिया एक कम चलाऊ सरकार, वह कोई सरकारी खर्चों पर विज्ञापन नहीं दे सकते हैं। विज्ञापन दे सकते हैं अपने खर्चों पर, क्योंकि खर्च का लिमिट मैंने बताया है कि विधानसभा के चुनाव में 40 लाख, लोकसभा के चुनाव में 70 लाख। तो सरकारी खर्चों पर वो विज्ञापन नहीं दे सकते हैं। ये भी आदर्श आचार संहिता की विशेषता है। ये नहीं है कि विज्ञापन पर विज्ञापन सरकारी पैसा पर रेल रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार का है। इसके अलावा कोई भी अगर रैली करना हो, माने सरकारी खर्चों पर विज्ञापन पर रोक, सरकारी खर्चों पर विज्ञापन पर रोक लग जाते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी रैली करनी है, चाहे आप राजनीतिक दल ही क्यों ना हो, एक उम्मीदवार ही क्यों ना हो, तो आपको वहां पर लोकल जो पुलिस स्टेशन है, स्थानीय थाना है, वहां पर आपको सूचित करना होगा ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। ये नहीं कि भीड़ आई और भीड़ कहीं क्राइम करके चली गई। तो इसलिए उसके अलावा यदि आदर्श आचार संहिता की बात करते हैं तो ये भी बात को ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा कि मतलब कि लोकल पुलिस स्टेशन यानी थानों में, स्थानीय थाना, लोकल पुलिस स्टेशन मतलब स्थानीय थानों में सूचना देना अनिवार्य।
थानों में सूचना देना अनिवार्य, किसके लिए? रैली सभा जुलूस के लिए। इसके अलावा ये भी है कि आदर्श आचार संहिता की सबसे बड़ी विशेषता है कि आप जा करके कहीं भी धार्मिक स्थल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये चीज हमेशा देखने को मिलता है कि जातीय और धर्म के चुनाव हो रहा है, ये अलग बातें हैं, ये बातें अलग है, लेकिन इस बात को देखिएगा कि धार्मिक स्थलों के उपयोग पर रोक। मैंने बताया है कि यह कोई कानून नहीं है, यह चुनाव आयोग के विवेक पर निर्भर है, जो राजनीतिक पार्टियों के आपसी समूह से, आपसी सहमति से बनाए गए हैं। तो मैंने इसी बात को कहा कि ये आपसी सहमति से बनाए गए हैं। ये बात मैंने फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता की विशेषता क्या है कि जो राजनीतिक पार्टी और चुनाव में उतरे उम्मीदवार हैं उनके लिए दिशा निर्देश है। ऐसी परिस्थिति में आपको, मैंने धन की बात कहा, ये हर जगह लागू हो जाता है, हर पॉइंट में आ जाता है कि एक लिमिट से अधिक धन और खर्च नहीं कर सकते हैं और बाहुबल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये आपको आदर्श स्थापित करने के लिए, आपके आचरण को आदर्श बनाने के लिए ये व्यवस्थाएं हैं जो कि आपसी सहमति से बनी है। इसके अलावा मैंने कहा कि कर्मचारियों के जितने भी नियंत्रण हैं वह किसी राज्य सरकार के अंडर गाइडेंस में नहीं रह जाता है या केंद्र के अंडर गाइडेंस में न रह जाता है। वो पूरे ट्रांसफर, पोस्टिंग, काम लेना, जो भी रिपोर्ट करना, ये सब चुनाव आयोग को करेगा। उसके बाद से सरकारी खर्चों पर विज्ञापन की बातें हो गई, उसके बाद से थानों में रिपोर्ट देना हो गया, और उसके बाद से धार्मिक स्थलों के उपयोग की बातें हो गई। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब मैं अगला पॉइंट, जैसे ही पहले डील किया था, पहले नाम लिया था, इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या दृष्टिकोण है, सुप्रीम कोर्ट क्या मानता है। तो आ जाइए अब अगला पॉइंट में देखते हैं कि आदर्श आचार संहिता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या दृष्टिकोण है। तब भारत की न्यायिक व्यवस्था की सबसे ऊपरी जो कड़ी है वह सुप्रीम कोर्ट ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में, ये हमेशा विवाद में रहता था कि आदर्श आचार संहिता कब लागू होगा, क्योंकि सरकार जब चुनाव का ऐन मौका होता था ना, तो उस समय एकदम नजदीक समय जब आता था तो उस समय क्या करता था ना कि अपने नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के पास पेश करने के लिए अपने लोक लुभावन वादों को पेश किया करते थे, ताकि उसके लालच में भोली भाली जनता फंसे। जो हरिशंकर परसाई ने एक हिंदी में व्यंग लिखा था, भेड़े और भेड़िए, सेम टू सेम वही कहानी यहाँ पर राजनीतिक दल और जनता की देखने को मिलती थी। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में एक निर्णय लिया, और एक मुकदमे में, एक केस में एक निर्णय लिया कि जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करता है, तो वहीं से चुनाव आयोग चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करता है। किसका जी? चुनाव आयोग द्वारा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करता है। तो वहीं से आदर्श आचार संहिता की शुरुआत हो जाती है। जब तक चुनाव की मतगणना संपन्न नहीं हो जाती, तब तक यह आदर्श चुनाव संहिता लागू होता है। यह जो होता है, इसको देखने को मिलता है कि इस आदर्श आचार संहिता के अनुसार यदि राजनीतिक दल या सरकारें जो होती है, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें, कोई भी ऐसा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती है जो जनता के लिए लोक लुभावन हो, जो लोकतंत्र की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाए, जो लोकतंत्र की मर्यादा पर प्रश्न उठाए, जो चुनाव पर प्रश्न उठाए। अब अगला पॉइंट के साथ चलते हैं। तो अगला पॉइंट बहुत जबरदस्त है, हालांकि पॉइंट में बहुत दम नहीं है, लेकिन यही पॉइंट जो है ना, डिजिटलीकरण, आदर्श आचार संहिता और डिजिटलीकरण का महत्व जो है, डिजिटलीकरण, तो यही जो है आदर्श आचार संहिता में डिजिटलीकरण का क्या महत्व है। तो यदि डिजिटलीकरण की महत्व की बात करते हैं, तो सब कोई डिजिटल फॉर्म पर आ रहा है। CVIGIL, ये चुनाव आयोग एक ऐप लॉन्च किया है, CVIGIL। अभी पूछिएगा कि CVIGIL, इस ऐप से क्या फायदे हैं, या ये ऐप किस रूप में काम करेगा, चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए क्या क्या यह काम कर सकता है। तो कुल मिला के CVIGIL जो ऐप है, यह ऐप काम करेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति
अगर धनबल बाहुबल का प्रयोग करता है, जैसे कि हमेशा आरोप लगते हैं कि पैसा फेंक करके, पैसा बांट करके वोट खरीद लिया। आज भी लोग ऐसा समाज में, बाजार में कहते हैं कि दो मैंने 20 लाख 50 लाख रुपया मुखिया के चुनाव में हमने खर्च कर दिया। यहाँ पर तो विधानसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ही दिया है लिमिटेशन 40 लाख रुपया। तो इस ऐप के माध्यम से अगर कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति या मैंने व्यक्ति मतलब कि राजनीतिक दल या उम्मीदवार, राजनीतिक दल या उम्मीदवार कोई भी किसी ढंग से इसका उल्लंघन कर रहा है, वायलेंस कर रहा हो, तो इसके उल्लंघन कर रहा हो, तो इस ऐप पर कोई भी व्यक्ति इसमें फोटो या वीडियो डाल सकता है। वीडियो, अब वीडियो मान लीजिए कि 1 घंटा का नहीं डाला सकता है, मात्र ओनली फॉर 2 मिनट्स का, 2 मिनट का वीडियो डाला सकता है। अभी देखिएगा कि कहिएगा कि एडिट करके वीडियो तो नहीं लेगा, जो आपके डायरेक्ट मोबाइल का वीडियो है वही लेगा। और यह जो होगा ना, मात्र जो वीडियो शूट किए हैं, जो मोबाइल में शूट किए हैं, इतना ऐप मजबूत है कि उसके विदिन 5 मिनट के ही टाइम देता है आपको वीडियो डालने के लिए। जैसे ही वीडियो डालते हैं तो वह क्या करता है कि वह वीडियो वहां पर काम कर जाता है। जैसे ही आप वीडियो डालते हैं तो क्या बोल सकते हैं कि वह वीडियो के जो देख रहे हैं, जो अधिकारी उसमें देख रहे हैं, चुनाव आयोग के माध्यम से उसको जो देख रहे हैं, तुरंत उसमें जा करके और क्या बोलते हैं, जीपीएस के माध्यम से, देखिए जीपीएस वर्ड भूल रहे थे, जीपीएस के माध्यम से ट्रैक करके अब वहां पर पहुंच करके अरेस्टिंग का काम करने की व्यवस्था है। लेकिन कुल मिला के मैं बोला कि जब तक आप में जन जागरूकता नहीं होगी, तब तक सरकार और चुनाव आयोग क्या कर सकता है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक तो है इस ऐप की विशेषता, दूसरी विशेषता क्या है कि जो कंप्लेन करता है उसकी यूजर आईडी को, यूजर आईडी को क्या किया जाता है, गोपनीय रखा जाता है। ये नहीं हुआ कि कोई आप पर चढ़ जाएगा या कोई आपको डिस्टर्ब कर देगा। ये डिजिटलीकरण का सबसे बड़ा महत्व अभी देखने को मिलता है। आप जहां भी पैसे बटा रहे हैं वहां का एक शॉर्ट वीडियो बना करके, फोटो खींच करके तुरंत ऐप अपलोड करिए, देखिए एक्शन होता है या नहीं। ये तो बात सामने है, चुनाव आयोग एक्शन ले पाता है नहीं ले पाता है, ये सामने की बातें हैं। लेकिन जब तक उसके संज्ञान में बातें पहुंचती है और नहीं एक्शन ले पाता है, तब तो उस पर क्वेश्चन होगा कि केवल ऐप ही है, काम नहीं हो रहा है। अभी तक इसका कहीं से कंप्लेन नहीं आया है, लोग ही इसको डालने से डरते हैं या डालने से परहेज करते हैं कि मैं क्यों पहचान में आऊं। तो जब तक आप अपने देश के लिए कुछ नहीं करिएगा, जब तक आप कुछ नहीं आगे बढ़िएगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। किसी न किसी को आगे बढ़ना ही पड़ेगा आदर्शता के लिए। अब इसके आगे यदि बात करते हैं तो मेरे पास इसका सबसे अंतिम पॉइंट है कि आदर्श आचार संहिता के बेहतर बनाने के उपाय। तो यदि आदर्श आचार संहिता है तो एक होना चाहिए कि कोई भी नियम बने तो नियम स्पष्ट बने, विशेष नियम हो एवं स्पष्ट नियम बने, विशिष्ट एवं स्पष्ट नियम बने। जब तक स्पष्ट नियम नहीं बनेगा तब तक क्या होगा कि इसमें झोल झापरा पड़ते रहेगा। दूसरी चीज है कि मैं बता दिया कि यहां पर शिक्षा जब तक लोगों के पास नहीं होगा तब तक आदर्श आचार संहिता को लोग पहचान नहीं पाएगा। शिक्षा के साथ साथ शिक्षा एवं जन जागरूकता का होना जरूरी है। शिक्षा एवं जन जागरूकता का होना जरूरी है। जब तक जन जागरूकता नहीं होगा, जब तक शिक्षा नहीं होगा, तब तक ऐसी कोई काम नहीं होगी। उसके अलावा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निगरानी होनी चाहिए। स्वतंत्र, जैसे कि इसको बेहतर बनाने का उपाय है स्वतंत्र एवं, हालांकि ये तो हो रहा है लेकिन इसको और मजबूत बनाया जा सकता है। निष्पक्ष निगरानी होनी चाहिए कि कौन, मान लीजिए कौन कौन ऐसा कर रहा है। यही जो स्वतंत्र और निष्पक्ष निगरानी है, इसी के अकॉर्डिंग हर जगह बैरिकेटेड लगा करके, अभी देखिएगा कि पूरे बिहार में जब चुनाव आया है तो हर जगह पर चेकिंग के काम हो रहे हैं। तो ये बातें तो कहीं ना कहीं है। इसके अलावा यदि जो लोग पकड़े जाते हैं उनको कठोर दंड की व्यवस्था है। हमको लगता है जैसे अपना अपना सबका सोच हो सकता है, मेरे को लगता है कि जिस लेवल का कठोर दंड होना चाहिए वो दंड नहीं है। यदि इस तरह के कोई
आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए आरोपी पकड़े जाते हैं, तो इसके लिए कानून बने कि इस लेवल का यदि कोई गलत काम करता है, इस लेवल का यदि कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है, तो उसके पास एक ही विकल्प है, उसके पास एक ही विकल्प है। वो विकल्प क्या है कि कठोर दंड देना। कठोर दंड की व्यवस्था में मेरे को लगता है कमी है। उसको एक बार यदि ऐसा गलत किया तो उसको चुनाव लड़ने से डायरेक्ट रोक देना। न्यायालय प्रक्रिया भी ऐसा हो तो फास्ट ट्रायल चला करके 6 महीना 3 महीना के अंदर उसी की सदस्यता यदि जीत भी लिया है तो उसको क्या कर देना, रद्द कर देना। ऐसी कठोर प्रक्रिया रहेगी तो कम से कम जितने राजनीतिक दल है, उम्मीदवार है, गलत करने से परहेज करेंगे। उसके बाद से राजनीतिक दलों की भूमिका होनी ही चाहिए, नागरिकों की भूमिका होनी चाहिए और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की भी भूमिका होनी चाहिए। जब तक इन सभी तीनों का भूमिका में सार्थक प्रयास नहीं होगा तब तक मीडिया भी होनी चाहिए निष्पक्ष। इस समय की आज के डेट में गोदी मीडिया का आरोप लग रहा है, तो कहीं ना कहीं निष्पक्षता का तो हमें नहीं कहते कि अभाव है, लेकिन कहीं ना कहीं निष्पक्षता पर तो प्रश्न उठ रहे हैं। ये प्रश्नों को दूर करना भी एक मीडिया का नैतिक कर्तव्य है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता जो है ना, चुनावी प्रक्रिया को बेहतर और मजबूत बनाने के दिशा में एक सार्थक कदम है। और ऐसा कहा जा सकता है कि जो प्रयास कहीं न था, एक तो कम से कम प्रयास तो है जिसके माध्यम से बहुत हद तक उम्मीदवार है या राजनीतिक दल अपने अफिडेविट में गलती लिखने से बचते हैं। एक इसमें और हो सकता है कि जो लोग जिन प्रत्याशियों से एफिडेविट लेते हैं चुनाव आयोग, उनकी एफिडेविट की जांच हो कि वे जो क्वालिफिकेशन दिए हैं, जो अपने विषय में बताए हैं, वो सही है कि गलत है, उनकी एफिडेविट की जांच हो। ये सब छोटी छोटी प्रक्रियाएं जब जब जैसे जैसे आए उसमें जोड़ करके उसको बेहतर बनाने के काम किया जा सकता है। तो थैंक यू। यहीं पर इस टॉपिक को हम द एंड करते हैं। आइए इस टॉपिक के आगे थोड़ा सा देखते हैं कि अभी अगस्ता जीएस एकेडमी जो है एक प्रज्ञान बैच लेकर के आया है। इस बीपीएससी मेंस का बैच है, जो कि इसका फी है 2999 रुपया, जो कि अभी ऑफर में चल रहा है 1499 रुपये में चल रहे हैं। ये 15 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक यानी जारी है, यानी कह सकते हैं कि अभी यह जारी है। इसको लेना न भूले और देख लीजिए कि प्रज्ञान बैच में टीचर जो पढ़ाएंगे सब अनुभवी टीचर हैं। इसमें से बहुत लोगों के चेहरे आप जानते भी होंगे। इसमें से ज़्यादा डिस्कस क्या करें, पूरा कंप्लीट कोर्स है और मेंस लेवल का है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप जान लीजिए कोई भी टीचर पढ़ाएगा टॉपिक, उसमें आंसर राइटिंग स्किल पर जरूर जोर दिया जाएगा। इस चीज़ को आप लेना ना भूलें, देखना ना भूलें। और जिन लोगों को भरोसा है, जिन लोगों को लगता है बेहतर है, तो ऑफर का लाभ ले लें, इससे ज़्यादा क्या बोलें। इसके अलावा देखिएगा दूसरा ऑफर है कि आर्ट एंड कल्चर में बहुत बच्चे फंसते हैं, तो मुकेश सर अपने इसको देख रहे हैं और करंट अफेयर्स का भी बैच ला रहे हैं। तो ये दोनों का जो कोर्स फी है 899 रुपये का था, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया और करंट अफेयर्स का, जिसको कि मात्र 499 रुपया में ही मिल रहा है। और आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स का क्या महत्व इस समय हो गया है। मॉडर्न हिस्ट्री का तो महत्व सबको ही जानता है, आर्ट एंड कल्चर का महत्व सबको जानता है, लेकिन आज के बदले पैटर्न में करंट अफेयर्स का महत्व हो गया है दोस्तों। करंट अफेयर्स छूटा यानी एग्जाम छूट गया। अब कितना भी जोर लगा लीजिए नहीं निकलेगा। एक बार मान लीजिए कि अगर देखिए करंट अफेयर्स का क्लास कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करते हैं तो प्रीलिम्स का बैच आया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास सर लाए हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बैच है, तो ये मेंस का बैच है, प्रीलिम्स नहीं है, सॉरी गलती बोला गया, मेंस का बैच है, जो कि 399 रुपया में है। इसका मूल प्राइस जो है ना 800 रुपया है, 799, जो 15 से 20 अक्टूबर के बीच में है। इसके अलावा देखिएगा तो कुछ प्रीलिम्स का बैच है, मैंने इस स्लाइड को ही बिना पढ़े बोल दिया था। इसमें जो बीपीएससी हो गया, एईडीओ हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, एनटीपीसी हो गया, प्रीलिम्स का तो लगभग सबका बैच का आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइनर स्टाइल का जो जितने मटेरियल्स होंगे उसको निकाले जाएंगे। तो फिजिक्स का सर बैच लाए हैं, जिसमें कि 500 का बैच मात्र 250 में 249 रुपये का बैच है। मतलब कि टोटल जितने बैच आपके पास अवेलेबल है, इन सभी बैच की विशेषता यही है कि 50% ऑफ पर थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा आपके सामने प्राइस है।
इसको देख सकते हैं। इसके अलावा यदि देखते हैं कि हिंदी मीडियम का ऑनलाइन मोड में बैच है बीपीएससी 72 के लिए, एईडीओ बिहार एसएससी जो भी है प्रीलिम्स लेवल का, इसमें हिस्ट्री सर पढ़ाएंगे मात्र 399 रुपये में। 400 रुपये में पूरी हिस्ट्री आपको मिलने वाली है दिवाली धमाका में। तो आप इस चीज को जानने के लिए, और पढ़ाएगा कौन, तो आपके सामने है मुकेश सर पढ़ाएंगे। और एक बात जरूर बोलेंगे कि आप लोग गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना न भूलें, ताकि कहीं ना कहीं आप इस ऐप को के माध्यम से कोर्स को खरीद ले, जो आपके अनुसार हो, जो आपका छूटा हो, आप कहीं भी पढ़े हो तो एक बार देखिए। यदि यहाँ पर अगर आपको औरों से बेहतर मिलता है तो कोर्स परचेज करके और अपनी सफलता को आगे बढ़ाइए। जय हिंद।